तो सबसे पहले हम फील्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रिंग F is called field if it is commutative ring with unity and every non-zero element of F is multiplicative inverse of R. तो कोई रिंग हम लें और वो कम्यूटेटिव रिंग हो, साथ ही साथ में वो रिंग विद यूनिटी भी हो, तत्समय की रिंग हो, वो क्रम विनिमय रिंग हो और साथ ही साथ में उसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसी एक रिंग में हो, तो हम ऐसी रिंग को हम बोलेंगे फील्ड। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल वही है Q प्लस इंटू R प्लस into C plus into are filled as well as all are commutative ring and multiplicative inverse of every non-zero element of these rings are in these rings. That is, if A belongs to R, imply 1 by A or A inverse belongs to R. In simple mean, ये जो जितनी भी रिंग्स हैं ये सारी पहली ये क्रम विनिमय रिंग है, दूसरी ये तत्समय की रिंग है और इसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इन्हीं में विद्यमान है। सो ये सारी की सारी रिंग सभी की सभी रिंग क्षेत्र होगी। अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विद यूनिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकक अवयव। ओके, so let R be a ring with unity and L is identity with second operation. Identity of second operation. Then we say A belongs to R is unit element. If there exists B belongs to R such that A B equals to L and which is also equals to B. इसका मतलब यदि हम कोई एक एलिमेंट A लेते हैं रिंग से और उसके कोरस्पोंडिंग एक कोई एलिमेंट B मिलता है जिसके लिए AB इक्वल्स टू L इक्वल्स टू BA हो, यहाँ पे जो L है वो सेकंड ऑपरेशन के लिए, सेकंड जो दूसरी जो संक्रिया है उसके लिए आइडेंटिटी है। हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग में सेकंड जो संक्रिया होती है वह इनटू होती है। सो इनटू के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे हम एग्जांपल से भी इसको देख सकते हैं, एक रिंग हम ले रहे हैं विच इज Z5 और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव 5 है, यहाँ पे 6 नहीं है, सो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इन R all non-zero elements are unit element is 1। अब 1 के कोरस्पोंडिंगली एक हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि हम उसे मल्टीप्लाई कराएं विद मॉड्यूलो 5 और हमको 1 मिल जाए, तो ऐसा एलिमेंट 1 होगा, विच मीन्स 1 विद मॉड्यूलो 5 1। सो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, तो 1 यूनिट एलिमेंट होगा, एकक होगा। 2 के लिए या फिर 2 के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं भाई 2 multiplication with modulo 5 3 againly 1 because 2.3 is 6 and जो इसकी जो वैल्यू होती है मोड्यूलो 5 में होती है 1, तो यहाँ पे 2 भी यूनिट एलिमेंट हो जाएगा और सिमिलरली 3 भी यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। 4 के लिए 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए 4 मोड्यूलो 5 4 1 हो। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों यूनिट एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है भी 0 यूनिट एलिमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए हमको कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं मिलेगा जिसके लिए 0 मोड्यूलो 5 b इक्वल्स टू 1 हो, क्योंकि जब 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 0 ही आ जाएगा, 1 आएगा ही नहीं। अब एक सेकेंड और एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिंग Z प्लस डॉट, इनके दो एलिमेंट +1 और -1 ये दो ही यूनिट एलिमेंट होंगे। इसका रीजन ये है
यदि आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 मिलता है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब -1 क्या होगा? एक एकक या फिर यूनिट एलिमेंट हो गया। और 1 भी, और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो 1 भी एकक या फिर यूनिट एलिमेंट हो गया किसी रिंग का, इस रिंग का। लेकिन इसके अलावा जब आप कोई से भी एलिमेंट लोगे, जैसे सपोज आपने 2 लिया, तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी से 1 आना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई के लिए 1/2 चूज करोगे, जबकि 1/2 इसका z का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे -2 या फिर 2 या फिर कोई दूसरा एलिमेंट 1 और -1 के बजाय कोई से भी एकक एलिमेंट या फिर यूनिट एलिमेंट नहीं होंगे। ओके, नाउ अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए रिंग विद यूनिट फॉर्म्स विद यूनिटी फॉर्म्स ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है कि यदि हम एक सेट लें एस जो कंटेन करती है किसी रिंग के सभी तत्समक को, सभी यूनिटी को वो कंटेन करती है, तो ये जो ग्रुप बनता है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए हम ग्रुप होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। पहली कंडीशन है क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमको सेटिस्फाई करवानी है। सो द फर्स्ट वन, यदि मान लेते हैं आर बी ए रिंग विद यूनिटी 1, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एज यू नो। इफ एस, अब हम एक सेट मान रहे हैं एस, और वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर विच इज यूनिट। ओके, देन हमको ये पता है कि आर के अंदर एल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, विच मीन एल क्रॉस 1। अब बिकॉज ऑफ 1 आर का एक एलिमेंट है, तो अब हम ये जानते हैं कि 1 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब 1 एक यूनिट एलिमेंट हो गया आर का। अब ये जब यूनिट एलिमेंट है, इसका मतलब ये एस में भी बिलोंग करेगा। ओके, इसका मतलब एस जो होगा इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी विच इज 1। ओके, नाउ अब हम मान लेते दो दूसरे एलिमेंट मान लेते, जैसे मान लो ए और बी, आपने 2 एलिमेंट ले लिया एस से। बिकॉज ये एस से एलिमेंट है, विच मीन ये यूनिट एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे सी और डी एलिमेंट का अस्तित्व होगा एस के अंदर, जिसके लिए AC equals to 1 equals to CA and BD equals to 1 is equal to DB। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम 2 एलिमेंट लेते हैं, सपोज जैसे हम AB एंड DC लेते हैं। बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसको ABDC लिख सकते हैं। बिकॉज BD की वैल्यू 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं AC, और जो AC है उसकी भी वैल्यू 1 है। और हम कर सकते हैं सेम, इस चीज को हम लिख सकते हैं, ये चीज सेम रहेगी DC AB के लिए। ओके, सो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि AB इज आल्सो यूनिट एलिमेंट, बिकॉज AB के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट DC मिल जाता है जिसके लिए ABDC इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे AB इज a यूनिट एलिमेंट विच इम्प्लाई इफ A बिलोंग्स टू, यहाँ पे मतलब यदि AB एक यूनिट एलिमेंट हो गया, इसका मतलब AB बिलोंग्स टू S होगा, which imply if A belongs to S, B belongs to S, then AB belongs to S। So by equation, इसका मतलब यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। फर्स्ट वन इज क्लोजर, द सेकंड वन इज existence of identity। Here identity is 1। Now again by equation first is AC is equal to 1। सो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि C equals to A इनवर्स, बिकॉज इफ A
unit element, so C is also with a unit element. Okay, so which means A inverse is also with a unit element, and because A inverse is unit element, so it belongs to S. सो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी विद्यमान हो गया इसमें. सो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी सेटिस्फाई हो गई. और एसोसिएटिव तो होल्ड होती ही है. तो यहां से हम साफ साफ ऐसे बोल सकते हैं कि S इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. सो अब एक नई डेफिनेशन हम देखते हैं, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाग वलय और विषम क्षेत्र. तो ए रिंग R is called a division ring or skew field if first is it is ring with unity, the second is each of its non-zero elements has the multiplicative inverse. सो पहली प्रॉपर्टी है ये, इसके अंदर तत्समक अवयव होना चाहिए रिंग में. द सेकेंड वन इज कि कोई सा भी अपन नॉन जीरो एलिमेंट ले लें, उसका इनवर्स उसी के अंदर विद्यमान होना चाहिए. तो जैसे इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, R प्लस इंटू सी प्लस इंटू और Q प्लस इंटू, ये सारे के सारे विभाग विलय या फिर डिवीजन रिंग है. कैसे? पहले बात तो ये सारी सारी रिंग है. दूसरी बात ये कि इनमें रिंग विद यूनिटी है, इनमें तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव तत्समक सभी में विद्यमान है. द थर्ड चीज कि इसका यदि हम कोई सा भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं, चाहे वो रिंग रियल नंबर की हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हो, चाहे वो रेशनल नंबर की हो, यदि हम नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं तो उसका इनवर्स भी इन्हीं के अंदर विद्यमान होगा. Z प्लस इंटू एक विभाग वलय नहीं है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं एलिमेंट के तौर पे और इसका इनवर्स यदि हम ट्राई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का ट्राई करते हैं Z में, तो वो Z में नहीं आएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, जो कि Z का एलिमेंट नहीं होता. तो Z प्लस इंटू कभी भी विभाग वलय नहीं होता. ओके, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. सेकंड एग्जांपल, R हम एक रिंग ले रहे हैं जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की रिंग है, n कोटि की, विद डिग्री n. ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है ये डिवीजन रिंग होती है. क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे यूनिटी हो, रिंग विद यूनिटी है, बिकॉज रिंग विद यूनिटी, पहली बात तो ये रिंग है. दूसरी बात, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर 1001 इसी के अंदर विद्यमान है, तो ये रिंग विद यूनिटी भी है. द थर्ड प्रॉपर्टी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी, क्योंकि मैट्रिक्स के प्रत्येक या फिर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है. और यदि एक अपन मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि व्युत्क्रमणीय है या फिर जो इन्वर्टिबल है, तो उसका इनवर्स भी इन्वर्टिबल ही आएगा. सो विच मीन ये जो रिंग है मैट्रिक्स की, वो भी विभाग वलय होगी. थ्योरम, ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड. एक परिमित क्रम विनिमय रिंग जो कि शून्य के भाजकों रहित है, वो एक फील्ड होती है. तो इसका प्रूफ इज, लेट R be a finite commutative ring without zero divisors. To prove R is a field, we have to show that R is ring with unity in which inverse of every non-zero element exist. चूंकि हम जानते हैं कि फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी प्रत्येक अशून्य अवयव का इनवर्स उसी एक रिंग के अंदर विद्यमान होना चाहिए. तो यही हमको प्रूव करना है. सो इसके अंदर क्योंकि पहले से कह दिया है कि रिंग एक फाइनाइट रिंग है, तो हम मान लेते हैं उसके अंदर n एलिमेंट है, तो जो कि A1 A2 AN है. AI इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल
AI-A1, AI-A2, AI-A3 डॉट 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 AI-AN सारे के सारे डिफर होंगे। ये डिफर क्यों होंगे? एज AI इक्वल्स टू, यदि हम रखें AS AI which imply AR AI minus AS AI equals to 0, which imply AR minus AS AI equals to 0, AR minus S equal to 0, because it is integral domain. नहीं, because it is ring is without zero divisor, so AR minus AS is 0, and from here we say AR equals to AS. So हम इस रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये भी हो सकते हैं AI-A1, A2, AI-A3, AI-A4, AI dot 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 AN AI. But AI belongs to R, so there exists AK belongs to R such that AK AI equals to AI. क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रिंग एक ही हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे। तो जब ये इक्वल होंगे तो हम यहाँ से सीधा सीधा बोल सकते हैं AK AI equals to AI, and as R is commutative ring, so AK AI equals to AI equals to AI AK. If there is another element B belongs to R, then for AM which is again belongs to R, then हम B को इस टाइप से लिख सकते हैं, B equals to AM AI। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का कोई एक एलिमेंट हम B ले रहे हैं रिंग का, और उसे हम रिंग के दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम उसे दिखा रहे हैं। अब हम ऐसा मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ से एक चीज़ हम प्रूव करेंगे कि AK यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके लिए AKB equals to BAK because it is commutative ring also, and जो B को हम लिख सकते हैं AM AI, और यहाँ से हम लिख सकते हैं AM AI AK, और AI AK AI होता है एंड विच इज अगेनली B। ओके, एंड यहाँ से हम एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं, एक चीज़ हम देख सकते हैं, AK इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इन R। सो अब इस AK को हम E ले लेते हैं विच इज अगेनली आइडेंटिटी एलिमेंट, अगेन E बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये शो हो चुका है कि AK पहले से ही बिलोंग कर रहा है रिंग के अंदर, तो E बिलोंग करेगा ही, और बिकॉज ये एक फाइनाइट रिंग है, सो E बिलोंग्स टू R होगा। सो यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एज ए रिंग में सच दैट एज ए AI इक्वल्स टू AI एज ए, विच इज अगेनली आइडेंटिटी। यहाँ पे बिकॉज रिंग फाइनाइट है तो यहाँ पे ये इनवर्स का एग्जिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं। यदि ये इनफाइनाइट होती तो हम नहीं कह सकते। बट AI इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, so inverse of any non-zero element exist in R, multiplicative inverse exist करेगा, and hence R is filled। बेसिकली यहाँ पे इस प्रूफ के अंदर मेनली हमने यही वर्क किया है कि पहले हमने ये दिखा दी ये परिमित है, और यहाँ पे हम जो भी एक कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं और उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो जो मल्टीप्लाई के बाद में जो आता है वो भी सारे के सारे डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स, और मतलब वो जो नई रिंग बनेगी वो पहले वाली रिंग की इक्वल ही होगी, और वहाँ से हम आइडेंटिटी एलिमेंट को डिस्कवर करते हैं, वहाँ से अपन आइडेंटिटी एलिमेंट को खोजते हैं कि भाई वो भी उसके अंदर ही आएगा, और वहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा जो कि आगे जाके इनवर्स का रोल अदा करेगा, और तब हम बोल देंगे ये भी एक फील्ड होगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, वलय का अभिलक्षण। लेट R plus 0 be a ring if there exists a positive integer n such that n a equals to 0 for all a
belongs to R, then R is said to be ring with finite characteristic. इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रिंग है, आप कोई भी रिंग लो, यदि वहाँ पे एक धनात्मक, न्यूनतम धनात्मक संख्या या फिर इंटीजर मिल जाए जिसके लिए n इज इक्वल टू 0 हो जाए, और सभी ये बात सभी ए के लिए होगी जो रिंग रिंग का होंगे। सो जैसे मान लो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z4, Z विद मॉड्यूलो 4 एंड प्लस 4 एंड इंटू 4, इसके लिए 4 मिनिमम होगी, क्योंकि आप इसके किसी भी एलिमेंट को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो वो 0 ही देगा। और करेक्टरिस्टिक ऑफ Z प्लस इंटू इज 0, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई, जैसे मान लो आप 2 ले रहे हो एज एलिमेंट के तौर पर, तो 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो वो कभी भी 0 नहीं आएगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर से। तो हम 0 को तो इसकी करेक्टरिस्टिक, इस रिंग की करेक्टरिस्टिक 0 ही हो जाएगी। ओके, नाउ अनदर डेफिनेशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक उसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की करेक्टरिस्टिक के इक्वल होती है, विच इज एन ई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एन मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर है। तो करेक्टरिस्टिक of Z7 is integral domain with operation plus 7 into 7. इस 7 is यहाँ पे जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव 1 है, एंड ऑर्डर ऑफ 1 इज 7। सो ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन होता है वो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z7 is 7. The theorem is the characteristic of an integral domain or field is either 0 or prime number. अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक वैल्यू ऑफ पूर्णांक के प्रांत इज या तो ये 0 होगा या एक अभाज्य संख्या होगी। तो प्रूफ यदि हम सबसे पहले ये मान लेते हैं D प्लस इंटू एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन मीन्स पूर्णांक प्रांत, और जिसका जो करेक्टरिस्टिक है वो P है, और हम ये मान लेते हैं एक बार के लिए कि P एक भाज्य संख्या है, सो P is not prime. Then we can write, because P is not prime, P is composite number, P एक अभाज्य संख्या नहीं है, P एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर P1 और P2 ऐसे दो नंबर हम मान लेते हैं जिनके लिए P1 इंटू P2 इज P। देन एंड बिकॉज P इज करेक्टरिस्टिक ऑफ D, सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं P डॉट E इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये लिखने का, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो D है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन का करेक्टरिस्टिक उसके आइडेंटिटी के ऑर्डर के इक्वली होता है। सो यहाँ पे P E इक्वल्स टू 0 हमें पता है, और P को हम P1 P2 के रूप में लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी को हम E डॉट E भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 E डॉट P2 E इक्वल्स टू 0, और बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन D इज, सो P1 E equals to 0 और P2 E equals to 0, which imply characteristic of D is P1 और P2। लेकिन और यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि P1 और P2 दोनों P से छोटे हैं, जबकि इज इन द डेफिनेशन P जो करेक्टरिस्टिक की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग P एक छोटे से छोटा वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है जिसके लिए एन ई इक्वल्स टू 0 हो। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये अपना वाला रिजल्ट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि P एक प्राइम नंबर ही होगा।